बस भी कर दे अहमद, अब तो दिन की रोशनी फैल गई। नूर पूरी रात अहमद की शिद्दत को सह कर अब थक चुकी थी। पूरी रात के जागे हुए थे, लेकिन अहमद था कि उसकी बेखुदी में ज़रा भी फ़र्क नहीं आ रहा था। शादी की रात, इसीलिए झिझक के मारे वो उससे ज़्यादा इनकार भी नहीं कर पाई। लेकिन सर्दियों की तवील रात गुजारने के बाद अब सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। वो बेतहाशा थकन से चूर हो चुकी थी। बालाक बेबसी से उसने हाथ जोड़कर अहमद की मिन्नत की थी। तब वो पीछे हटा था, आंखें उसकी भी नींद से चूर थी, लेकिन नूर की खूबसूरती और हसीन चेहरे ने तो उसे पागल करके रख दिया था। बहरहाल अब वो करवट बदल कर सो चुका था। नूर की आंखें भी नींद से बोझल थी। जैसे ही वो गहरी नींद में गई, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अहमद बेखबर सो रहा था, इसीलिए नूर को ही उठना पड़ा। उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। बड़ी मुश्किल से कमरे के दरवाजे तक नींद में झूलती हुई पहुंची थी। कहने लगी, कौन है? तो उसकी सास कहने लगी, बेटी 9 बज गए, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं, तुम लोग तैयार होकर आ जाओ। नूर का दिल चाह के रो दे। 7 बजे तो उसके बेटे ने उसकी जान छोड़ी थी। वो मुश्किल से 2 घंटे ही सोई थी जब सासू माँ ने दरवाज़ा खटखटा दिया। उसने एक ही नज़र अहमद पर डाली, जो बेखबर सोया हुआ था, लेकिन फिर खामोशी से कपड़े निकाले और वाशरूम में चली गई। नहा धोकर वापस आई, तैयार हुई और कमरे से बाहर आ गई। तब तक उसके घर वाले नाश्ता भी लेकर आ गए थे। उसके साथ वहता बेगम कहने लगी, बेटी अहमद को उठाओ, कितनी बुरी बात है, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं। लेकिन वो तो अहमद के पास जाने से भी कतरा रही थी। रात भर जितनी शिद्दत से उसने दिखाई थी, दिल में कहीं ना कहीं अहमद का डर उसके दिल में बैठ गया था कि कहीं वो उसके पास जागने जाए और वो फिर से शुरू ही ना हो जाए। कहता था, दिल नहीं भर रहा तुमसे, बस नहीं चल रहा, इस रात को मज़ीद तवील कर दूं और तुम्हारी कुर्बत से खुद को सराब करता रहूं। उसकी बातों ने नूर को जाने से मजबूर कर दिया, लेकिन वह हमीदा बेगम उसे बार बार कह रही थी। वो घबराते हुए कमरे में गई और अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। वैसे भी 11 बज चुके थे और अहमद के पास आई उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाने लगी। कहने लगी, अहमद जल्दी से नहाकर तैयार हो जाए, मेरे घर वाले भी आ चुके हैं, सब नाश्ते पर आपका पूछ रहे हैं। खुमार आलूद आंखें बमुश्किल अहमद ने खोली। जब नूर का निखरा निखरा रूप देखा तो फिर से दिमाग पर नए सिरे से सरशारी छा गई थी। उसे खींचकर खुद पर गिराया था। नूर सफदत के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए बेसख्ती उसके ऊपर जा गिरी। कहने लगा, तुम्हारे पहलू से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। एक तो कम वक्त के रिश्तेदार मुझे इसीलिए जहर लगते हैं, मियाँ बीवी को तो वक्त गुजारने ही नहीं देते। कहने लगी, प्लीज़ छोड़ दे मुझे। अहमद ने ना मानी। फिर एक बार की थी, उसके बाद ही छोड़ा था और ख़ुद नहाने चला गया। बाहर आया तो तौलिया उसके मुंह पर फेंका और कहने लगा, मैंने अपने ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम जाओ दोबारा से नहाकर तैयार हो जाओ, फिर सबको वजह भी बता देना। नूर का बस नहीं चल रहा था कि रो दे। बहरहाल वो जा चुका था। नूर ने दोबारा से गुस्ल किया और वही कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर आ गए, लेकिन सर पर दुपट्टा अच्छे तरीके से ढा लिया ताकि किसी को शक ना हो। सबके साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अहमद फिर उसे इशारा कर रहा था कि चलो कमरे में, लेकिन वो तंग आ चुकी थी, इसीलिए फहमीदा बेगम के साथ ही बैठी बातों में मसरूफ़ रही। लेकिन अहमद बार बार अपनी निगाहों से उसे कमरे में जाने का इशारा कर रहा था। नूर का दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन वक्त यूँ ही गुजरने लगा। गुस्से में आकर अहमद कमरे में चला गया। दरवाज़ा भी बड़े ज़ोर से मारा था। फहमीदा बेगम कहने लगी, इससे क्या हुआ है? कहने लगी, पता नहीं। बहरहाल वो कमरे में नहीं गई। रात को वलीमा था। फिर वो पार्लर चली गई। रात को ग्रे और सिल्वर रंग की मैक्सी में वो कमाल लग रही थी, क़यामत ढा रही थी और अहमद तो उस पर निगाहें हटाना भूल गया था। जब वो दोनों स्टेज पर बैठे तो अहमद ने उसका हाथ पकड़ रखा था। बैठती उसके कान में सरगोशी करने लगा। कहने लगा, आज तो तुम मुझसे बचोगी नहीं। लेकिन नूर का सर चकरा रहा था। पूरी रात वो नहीं सो पाई थी। फिर पूरा दिन भी फहमीदा बेगम के साथ बैठी रही और अब तो यूँ थी कि नींद से बेहाल थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज भी अहमद के साथ रात जाग के काट दे। रात को नूर की वालदा सफ़िया बेगम ने फहमीदा बेगम से कहा, हमारे यहाँ रवाज है कि वलीमे में बेटी को अपने घर ले जाते हैं और अगले रोज़ दूल्हा और उसके घर वाले आकर ले जाते हैं, तो आज हम नूर को अपने साथ लेकर जाएंगे। फहमीदा बेगम ने तो कोई इतराज़ नहीं किया, लेकिन अहमद के तो जैसे होश उड़ गए थे। कहने लगा, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। फहमीदा बेगम ने उसके कंधे पर एक थपकी लगाई। कहने लगी, बस भी करो, इस तरह से बड़ों को जवाब नहीं देते। कहने लगी, नूर को आप अपने साथ ले जाएं, कोई बात नहीं। नूर भी ऐसा ही चाहती थी कि अपनी माँ के साथ जाए।
और नींद पूरी करे सर फट रहा था, लेकिन अहमद उसे जिन निगाहों से देख रहा था नूर ने अपनी निगाहें बदल ली, क्योंकि वो निगाहों के इशारों से यही कह रहा था कि नूर खुद मना कर दे कि वो मायके नहीं जाना चाहती। लेकिन नूर ने उसकी तरफ देखा ही नहीं और अपने वालिदैन के साथ वो वापस घर आ गई। जैसे ही कपड़े चेंज करके वो सोने के लिए लेटी थी, अहमद का फ़ोन आने लगा। उसने फ़ोन उठाया, कहने लगा ये क्या तरीका है तुम्हारे घर वालों का, ऐसा कौन करता है। कहने लगी अहमद ये रस्म है। कहने लगा बाहर में जाए ऐसी रस्म, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम मेरे साथ वापस घर आओगी। अहमद बहुत गुस्से में था। कहने लगी अहमद मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं अपने वालिदैन से क्या बहाना बनाऊंगी। वो कहने लगा कुछ भी बहाना बनाओ, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा ये बताओ तुमने चेंज तो नहीं किया। वो कहने लगी मैं सब कुछ चेंज करके सोने लगी थी। वो कहने लगा मुझे नहीं पता, मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो, बिल्कुल वैसे ही लगो जैसे वलीमे में लग रही थी। तुम्हारे ज़ेवरात मैं ख़ुद उतारूँगा, तुम्हारी एक एक चीज़ मैं अपने हाथों से उतारूँगा जैसे सुहाग रात को उतारी थी। तुम होती कौन हो बगैर मुझसे पूछे चेंज करने वाली? तुम मेरी हो नूर, मेरी इजाज़त के बगैर तुम कुछ भी करने की इजाज़त नहीं। नूर का तो जैसे सांस ले सीने में थम सा गया था, क्योंकि वो बहुत गुस्से में कह रहा था। नूर कहने लगी प्लीज़ अभी नहीं अहमद, मेरी बात को समझे, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। कहने लगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन परेशान होता है, किसे बुरा लगता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो और मुझे रात को तुम अपने कमरे में चाहिए हो। मैं तुम्हें हर रात अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर अंदर वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे कि तुम वलीमे पर लग रही थी, वैसे ही पहन के रखना सब कुछ। मैं तुम्हें इशारे कर रहा था कि अपनी वालदा को मना कर दो, कोई भी बहाना बना दो, लेकिन तुमने तो मेरी तरफ देखने की जहमत ही नहीं की। क्या तुम्हारी नज़र में मेरी ये अहमियत है? पता नहीं अहमद को हुआ क्या था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी बात कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और नूर सोच में पड़ गई थी कि क्या करे और क्या ना करे। बहरहाल सबसे पहले तो उसने अपनी वालिदा को एतमाद में लिया। कहने लगी वो अहमद की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं अहमद के साथ घर जा रही हूँ, फिर कभी रहने के लिए आ जाऊँगी। उसकी वालिदा ने ज़्यादा एतराज़ नहीं किया। कहने लगी ठीक है, लेकिन नूर को ये सब नामुनासिब लगा कि वो दोबारा से वलीमे का जोड़ा पहने। अलबत्ता उसने सब कुछ पैक करके रख दिया। अहमद सिर्फ बाहर मेन गेट पर हारन दिया और नूर से कहने लगा बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊँगा। नूर ने अपने वलीमे का जोड़ा और तमाम सामान हाथों में पकड़ा और बाहर चली गई। नूर को देखकर उसके माथे पर बाल पड़े थे। बहरहाल उसने सामान पीछे रखा और ख़ुद फ्रंट सीट पर बैठ गई। कहने लगा तैयार क्यों नहीं हुई? मेरी बात का असर नहीं हुआ था तुम्हें? कहने लगी अहमद कुछ तो समझने की कोशिश किया करे। अम्मा क्या सोचती कि मैं क्यों दुल्हन बनकर जा रही हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने बहाना बनाया है। अभी तो नूर की जान छूट गई। कहने लगा घर जाकर वैसे ही तैयार हो जैसे तुम लग रही थी। और वो कहने लगी ठीक है हो जाऊँगी, लेकिन आप वादा करें मुझे ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। मैं कल रात भी नहीं सोई अहमद और सुबह से जाग रही हूँ, मेरा सर फट रहा है, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। वो कहने लगा घर तो चलो तुम्हें सुलाता हूँ, बड़ी मीठी नींद सुलाऊंगा तुम्हें। उसकी आंखों में शोखी नाच रही थी। नूर का दिल धड़का था। बहरहाल जब वो घर में आई फहमीदा बेगम सो चुकी थी। अपने कमरे में गई तो अहमद कहने लगा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नूर ने दोबारा से वलीमे की मैक्सी पहनी, मेकअप किया, यहाँ तक कि ज़ेवरात भी पहने। अभी सब कुछ पहन कर तैयार हुई थी, दुपट्टा सर पर लेने की कोशिश की तो अहमद उसके करीब आया। उसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था और फिर से उसने नूर पर अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी। वो थकन से चूर थी। रात 2 बजे वो रोने लगी, लेकिन अहमद था कि बस आने को तैयार ही नहीं था। उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि खुदा के लिए बस कर दो, मुझे सोने दो। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उस पर कोई जुनून सवार है, कुछ नहीं सुन रहा था। सारी रात नूर की आंखों में गुजर गई। सुबह अहमद सो चुका था और वो बेतहाशा रो रही थी, क्योंकि अब उसके पेट के निचले हिस्से में तकलीफ़ होने लगी थी। दर्द हो रहा था और इतनी शिद्दत से दर्द हो रहा था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सोए हुए अहमद को उठाया, उसे हिलाने झुलाने लगी। अहमद गहरी नींद से जागा, लेकिन नूर को यूं तड़पता देखकर परेशान हुआ। कहने लगा क्या हुआ तुम्हें? कहने लगी मुझे बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अहमद प्लीज़ कुछ करो। अहमद ने देखा वो पेट के निचले हिस्से पर अपने दोनों हाथ रखे तड़प रही थी। वो खुद भी घबरा गया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि नूर को क्या हुआ है।
कहने लगा मैं अम्मी को बुलाता हूँ। उठ के बैठ गया, जल्दी से अपनी शर्ट पहनी, बटन बंद किए, अपने बालों को दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही फहमीदा बेगम घबराई हुई कमरे में आई। तब तक वो दर्द से तड़प रही थी। फहमीदा बेगम खुद समझ नहीं पा रही थी कि इसे क्या हुआ है। अहमद उसे कहने लगी ऐसा करो, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। अहमद बाहर चला गया। फहमीदा बेगम ने उसे सहारा दिया, उसे बाहर ले आई। लेकिन जब अस्पताल ले गए तो लेडी डॉक्टर ने बुरे तरीके से फहमीदा बेगम को डांटा था। कहने लगी आपके बेटे ने क्या हाल किया अपनी बीवी का, इसे ज़रा भी एहसास नहीं। वो कहने लगी नूर के इंटरनल साइड पर ज़ख़म हो चुके हैं, इसीलिए अपने बेटे से कहें कि अपनी बीवी से दूर रहिए। सुनकर फहमीदा बेगम तो शर्मिंदा होकर रह गई। जैसे नूर के साथ क्लिनिक से बाहर आई तो अहमद खड़ा था, अपनी वालदा से कहने लगा क्या हुआ, लेकिन वो उसे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगी। कहने लगी ये तो तुम्हें पता होगा, शर्मिंदा करके रख दिया तुमने मुझे। वो शायद कुछ समझ चुका था, इसीलिए निगाहें चुराने लगा। जैसे ही नूर गाड़ी में बैठी आंखें बंद कर चुकी थी। 2 दिन से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और दर्द बर्दाश्त करके बेहाल थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था, कुछ मेडिसिन भी दी थी। अहमद ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की कहने लगी कि नूर के घर लेकर जाओ, इसके मायके। अहमद कहने लगा क्यों? वो कहने लगी ये वही रहेगी, 8 दिन अपने मैके रहेगी, आराम करेगी। वो कहने लगा अम्मी वो घर पर भी तो आराम कर सकती है। फहमीदा बेगम कहने लगी नहीं, जो कह रही हूँ वही करो। नूर ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। फहमीदा बेगम नूर को उसके मायके छोड़ आई। उसकी वालदा से कहने लगी कि अहमद इसे रहने नहीं दिया, इसीलिए 8 दिन नूर आपके पास रहेगी। उसकी वालदा भी खुश हो गई, लेकिन बेटी के चेहरे पर दर्द के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। नूर ने भी कोई बात नहीं बताई, क्योंकि फहमीदा बेगम ने उसे मना किया था कि घर वालों से कुछ भी जिक्र मत करना। मैं अहमद को समझाऊंगी, वो आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। लेकिन नूर के दिल में तो जैसे अहमद की गुर्बत का खौफ बैठ गया था। 2 दिन तो अहमद ने कुछ नहीं कहा, बड़े सब्र से गुजारे। लेकिन 2 दिन बाद उसने नूर को फ़ोन किया। नूर उस वक्त भी सोने की तैयारी कर रही थी। फ़ोन उठाया तो कहने लगा अच्छा बहाना लगाया है तुम्हें, ऐसा भी क्या हो गया था जो मायके जाकर बैठ गई हो। कहने लगी आपको आंटी ने कुछ नहीं बताया। कहने लगा यार तुम अजीब लड़की तो नहीं हो, मखमली लड़की तो नहीं हो जिसकी शादी हुई है। सब की होती है, सब के शौहर अपनी बीवियों के साथ ऐसा ही सब कुछ करते हैं। उनकी बीवियां यूँ रोने नहीं बैठ जाती। थोड़ा सब्र करना सीखो। वाह वेला मचाया बंद करो। तुमने पता नहीं लेडी डॉक्टर से क्या कहा और उसने मेरी माँ से क्या कहा। नूर मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारे बगैर 8 दिन तो कभी नहीं गुजार सकता। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि यूँ अकेला सो जाऊँ। नूर कहने लगी अहमद आपको ज़रा भी एहसास है कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। वो कहने लगा शट अप, कोई भी बहाना बनाओ, कुछ भी करो, बस घर वापस आओ। 2 दिन से मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आ रही, मुझे तुम चाहिए हो। नूर ने फ़ोन बंद कर दिया। एक तो अपनी तकलीफ़ से 2-4 थी, 2 दिन बाद जाकर उसके दर्द को कुछ अफाका हुआ था और अब अहमद उसी जहन्नम तौर पर परेशान कर रहा, ज़हनी तौर पर परेशान कर रहा था। उसने सोच लिया था कि वो फ़ोन ही नहीं उठाएगी, बहाना बना देगी, लेकिन वह अहमद था। नूर ने चंद दिन उसका फ़ोन उठाया ही नहीं। जब भी उठाती तो बहाना बना देती कि वो कुछ देर बाद फ़ोन करेगी। अभी मसरूफ़ है, 8 दिन गुजर चुके थे और अहमद का गुस्से से बुरा हाल था। फहमीदा बेगम ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वो नूर को लेने के लिए नहीं जाएगा। 8 दिन बाद फहमीदा ही उसे घर लेकर आई थी और अहमद का मूड सख्त ख़राब था। नूर को देखकर भी उसने अपना रुख बदल लिया, चुपचाप खाना खाता रहा, उसे चोर आंखों से देखता रहा। खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में चला गया था। उसे लगा था नूर कमरे में जल्दी आ जाएगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी। जैसे ही खाना खाकर नूर फारिग हुई और अहमद अपने कमरे में गया, फहमीदा बेगम ने नूर को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। कहने लगी आंटी मुझे खुद इन बातों का इतना पता नहीं था। मैं अहमद को बहुत कहती थी लेकिन वो मेरी कुछ नहीं सुनता। वो कहने लगी मैंने उसे खूब समझाया है, बहुत डांटा भी है, आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करके तुम कमरे में ज़रा देर से जाओ। कहने लगी ठीक है, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। कुछ देर वो फहमीदा के कमरे में ही बैठी इधर उधर की बातें करती रही और अहमद तपक कर रह गया। कब से उसका इंतज़ार कर रहा था।
رات کے 11 بجے نور کمرے میں آئی تھی اور وہ لیپ ٹاپ پر بے فائدہ وقت گزار رہا تھا۔ نور کو دیکھ کر اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ نور جیسے ہی اندر آئی کہنے لگا، دروازہ بند کر کے لاک کرو۔ بہت غصے میں تھا نور، بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، دروازہ لاک کیا، دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب آ گئی۔ بڑے غصے سے احمد نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ کہنے لگا، تمہارے نزدیک میری کیا اہمیت ہے؟ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ کہنے لگی احمد، میرے نزدیک آپ کی بہت اہمیت ہے اور آپ کی نظر میں بھی میرا احساس ہونا چاہیے۔ میں 8 دن سے میڈیسن کھا رہی ہوں۔ کہنے لگا، یہ سب پٹیاں مجھے مت پڑھاؤ اپنی ماں سے، میں بہت لمبا لیکچر سن چکا ہوں، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ تم کوئی واحد لڑکی نہیں ہو، سب کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اسی طریقے سے رہتے ہیں، لیکن وہ موم کی گڑیا نہیں۔ اس نے تکیہ درست کیا اور کروٹ دوسری طرف موڑ کر لیٹ گیا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو چھل ملائے تھے، اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی کہیں گرایا تھا۔ خود پر ضبط باندھ کر وہ خود ہی احمد کے پاس گئی۔ کروٹ دوسری جانب لے کر لیٹا ہوا تو بہت غصے میں تھا۔ نور نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا تو جھٹک دیا۔ کہنے لگا، پیچھے ہٹو، ہاتھ مت لگانا مجھے، جا کے آرام کرو، آج کے بعد کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ وہ کہنے لگی، احمد پلیز مجھ سے ناراض مت ہو۔ کہنے لگا، تمہیں فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگی، فرق پڑتا ہے؟ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے یوں منہ موڑ کر لیٹیں گے تو مجھے فرق پڑے گا نا؟ بس یہ کہنا تھا۔ احمد نے اس کی طرف اپنا رخ بدل لیا۔ کہنے لگا، پڑتا ہے تمہیں فرق؟ تمہیں پتہ ہے میں تم سے ناراض ہوں؟ کہنے لگی، ہاں مجھے نظر آ رہا ہے، منہ پھولا ہوا ہے، مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں تو ظاہر ہے مجھ سے ناراض ہیں۔ کہنے لگا، ناراض ہوں تو مجھے راضی کرو۔ اس کی آنکھوں کی بار فیلنگز، الیکسس تمہارا شوہر ہو، تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ یا دوسری عورت کے پاس جاؤں گا؟ نور، تم میری بیوی اور میں اپنی ہر خواہش، اپنا جنون، اپنی شدت صرف تم پر لوٹانا چاہتا ہوں۔ تم انکار کرو گی، تم ہی روکو گی، تم ہی بہانے بناؤ گی۔ اس قسم کی باتیں صرف میری ضد کو بڑھاتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی۔ جب مرد ضد میں آ جائے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ چلو آؤ ادھر، مجھے بتاؤ اور ویسے مناؤ جیسے میں راضی ہو سکتا ہوں۔ تم نہیں آؤ گے تو میں آؤں گا، میں آؤں گا تو صبح پھر تمہیں اسپتال جانا پڑے گا۔ پتہ نہیں لیڈی ڈاکٹر کو تم نے کتنے پیسے دے کر سکھایا ہے کہ وہ ایسے جملے بولے تاکہ میں تم سے دور رہ سکوں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تم جیسی عورتوں کی چالیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ شوہر سے دور رہنے کے نئے سے نئے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں تم لوگوں نے۔ پتہ نہیں یہ خوبصورتی، یہ حسن تم لوگوں نے کس کو دکھانا ہے؟ پتہ نہیں وہ بات کو کس طرف سے کس طرف لے جا رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن پھر جب اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے آپ کو احمد کے حوالے کر دیا، آج کی پوری رات بھی احمد نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی وہ نیند سے آنکھیں بند کرتی تو اس کے رخسار کو تھپ تھپانے لگتا، کہتا، سونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ساتھ دو، میری طرف دیکھو۔ نور کو لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں آنے والا اس کا ہم سفر بالکل بے حس ہے، عورت کی تکلیف سے اسے کوئی غرض نہیں۔ بہرحال اگر وہ ذرا بھی احتجاج کرتی تو احمد کی شدت بڑھ جاتی تھی، جسے سہنا نور کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس ضد میں آ کر نہ اسے سونے دیتا، نہ خود سوتا تھا۔ اس کے والد کی اپنی فارم تھی، وہ آفس لیٹ ہی جاتا تھا، کبھی 10 بجے کبھی 11 بجے، کیونکہ اپنا کام تو اسے پرواہ نہیں تھی، اسی لیے رات دیر تک اس کے ساتھ جاگتا رہتا۔ البتہ نور 15 دنوں کے اندر اندر ہی کمزور ہونے لگی، اس کے چہرے کی رونق ختم ہونے لگی تھی، راتوں کو جاگ کر اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے تھے، لیکن احمد اس کی شدت میں کمی آتی ہی نہیں تھی۔ خود وہ خوش خوراک تھا، روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا تھا، وہ بھی ڈرائی فروٹ والا، ہر طرح سے اپنا خیال رکھتا تھا۔ البتہ نور سے کہتا تھا، مجھے موٹی خواتین بالکل پسند نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے ہی فٹ رکھنا۔ نور نے اب شکایت کرنی چھوڑ دی تھی، خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے جیسے وقت گزرے گا احمد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر جب اس کی طبیعت ناساز ہونے لگی تو فہمیدہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مبارکباد دی کہ نور حاملہ ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ شروع کے چند مہینوں میں تمہیں احتیاط برتنی پڑے گی، تمہارا شوہر تمہارے قریب نہ آئے۔ فہمیدہ بیگم کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، ایسا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس کا شوہر اس کے قریب آیا تو اس کی حمل ضائع ہو سکتا ہے، اس کا نظام پہلے ہی بہت نازک ہو چکا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔
लेडी डॉक्टर ने तो उसे बिस्तर से उठने से भी मना किया था। ये खबर जब अहमद को पता चली तो वो भड़क उठा, कहने लगा, ये क्या तमाशा तुमने खड़ा कर दिया है? बच्चा कहाँ से हो गया? मैं तो अभी ऐसी किसी मूड में नहीं हूँ, मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए, मैं कल ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूँगा। अभी तो मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करना है। ये सुनकर नूर की रंगत उड़ी थी। उसे तो लगा था कि औलाद की खुशी में अहमद ये एहतियात भी कर जाएगा। बच्चा तो हर इंसान को प्यारा होता है, और जब यह पता चला कि वो बाप बनने वाला है, इंसान की सोच बदल जाती है। लेकिन अहमद के ख्यालात सुनकर नूर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। कहने लगी, अहमद आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? वो कहने लगा, कैसी बातें कर रहा हूँ? वही बातें कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और ये बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। नूर कहने लगी, लेकिन मुझे बच्चा पैदा करना है, डॉक्टर ने बहुत एहतियात बताई है, मुझे वो भी करनी है। कहने लगा, तो ये किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है ना, मुझे नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो ले लूँगा। वो कहने लगी, आपको क्या लगता है जो आप चाहेंगे वही होगा? जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर मेरा बच्चा ज़ाया हो गया तो दोबारा माँ बनना मेरे लिए मुश्किल है। खुदा के लिए अहमद आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। वो कहने लगा, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, सारी ड्रामाबाजी जानता हूँ मैं तुम्हारी, मुझसे दूर रहने के तुम बहाने तलाशती हो। जब भी मेरे पास आती हो तुम्हारी शक्ल पर 12 बज जाते हैं, बेजार से नज़र आती हो, मुझे वैसा रिस्पांस नहीं देती जैसा मैं चाहता हूँ। वो कहने लगी, और क्या करूँ, 1 महीना हो गया हमारी शादी को, और शादी के इस 1 महीने में मैंने ठीक से सो कर नहीं देखा, फिर भी आपको ये लगता है कि मैं आपको रिस्पांस नहीं देती? कहने लगा, हाँ मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाता, मैं अभी तक तुमसे सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए। मुझसे वैसी ही जुनूनी मोहब्बत करो जैसी मैं तुमसे करता हूँ। ये बच्चा ये सब कुछ छोड़ो, हम एक दूसरे की बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब मेरे पास आती हो तो बस पागल हो जाया करो, मुझे तुम्हारा पागलपन देखना है, वैसा पागलपन जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नूर तो उसकी बातें सुनकर बुरी तरह से घबराने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ना समझ आने वाली। अहमद को पता नहीं क्या हो जाता था। नूर उठकर कमरे से बाहर आ गई, सोच रही थी कि हर बात फहमीदा बेगम से कह देगी, उसे कहेगी कि वो अपने बेटे को समझाएं। वो नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा ज़ाया हो। एक तरफ लेडी डॉक्टर की बातें उसे डराए हुए थी, दूसरी तरफ अहमद की बातों ने उसकी जान निकाल कर रखी हुई थी। पता नहीं इसे कैसी सेटिस्फेक्शन चाहिए थी। उसका साथ देती तो थी जितना दे सकती थी, हाँ जानवरों वाला सलूक नहीं कर सकती थी जो वो उसके साथ करता था। तभी कभी कभी उसके होंठों को अपनी अपनी दस्तरस में लेकर इतनी ज़ोर से काटता कि उसके होंठों से खून बहने लगता। वो पीछे धकेल देती, उसे कहती, आप क्या कर रहे हैं? तो कहता, यही तो मज़ा है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि शादीशुदा ज़िंदगी का मज़ा क्या होता है। तुम एकदम बोर लड़की हो जिसे वो मोहब्बत कहता था। नूर की वो हवस लगती थी और ये वो सब नहीं कर पाती थी। अभी भी वो अपना सर पकड़े रो रही थी। एक तरफ डॉक्टर की बातें तो दूसरी तरफ अहमद की। वो चाहती थी कि वो माँ बने, मगर अहमद का रवैया उसे अंदर तक तोड़ चुका था। लेकिन सांस खारिज करके वो सर पकड़ कर बैठी हुई थी जब फहमीदा बेगम उसके लिए ताज़ा अनार का जूस लेकर कमरे में आई। उसे यूं परेशान देखकर कहने लगी, अरे बेटा क्या हुआ? सर में दर्द तो नहीं है? लाओ मैं दबा दूं। तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? कुछ ठंडा गर्म चाहिए तो बताओ, मैं ला कर देती हूँ। फहमीदा बेगम तो नूर को यूं बैठा देखकर परेशान सी हो चुकी थी, लेकिन अपनी सांस को देखकर वो गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ रहे थे। अभी भी उसके हाथ पाँव ठंडे पड़े थे। जो बात अहमद ने की थी उसने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया था। वो खुश रहना चाहती थी अपने बच्चे की खातिर, लेकिन अहमद की बातें उसकी आंखों में आंसू ला चुके थे। अभी उसने अपनी सास को बताने के लिए कुछ अपना मुंह खोला ही था कि वहाँ पर अहमद आ गया। अहमद को देखकर जिस तरह खौफ के मारे वो अपनी जगह दबक गई। फहमीदा बेगम के माथे पर बाल पड़ गए। उसे यूं उछलकर पीछे होते देख फौरन उसे कंधे से पकड़ लिया। कहने लगी, अरे अरे बेटा क्या हो गया? यूँ तुम घबरा क्यों रही हो? इस हालत में जो डरता घबराता है वो ठीक नहीं होता। डॉक्टर ने कहा। नूर सीने पर हाथ रख के अपना सांस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी जब फहमीदा बेगम ने एक बार फिर घूमकर अपने बेटे को देखा और कहने लगी, क्या कहा है तुमने? बहू को बताओ, ये क्यों तुम्हें देखकर इतनी डर जाती है? जानते भी हो ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। फहमीदा बेगम ने मुस्कुरा कर उससे बात की, लेकिन अहमद के चेहरे का तासर वहीं
वहीं का वही था, ना ही उसके माथे पर बाल पड़े हुए थे कम हुए, ना ही उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आई थी। कहा अच्छा तो फिर मैं क्या करूं, मुझे कोई शौक़ नहीं है फ़िलहाल बाप बनने का, बस मुझे ज़िंदगी में फ़िलहाल सुकून चाहिए। और वैसे भी ये मेरी बीवी थी, यहाँ पर मेरे लिए लाई गई है, बच्चे इसने मेरे पैदा करने हैं, तो ये किसकी इजाज़त से माँ बन रही है। जब तक मैं नहीं चाहूँगा इसे कोई हक़ नहीं पहुँचता माँ बनने और बच्चों के अंबार खड़े करने का। ये बात अभी अहमद के मुंह से निकली थी कि फहमीदा बेगम ने उठकर उसे ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। अहमद को इस थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। उसे थप्पड़ मार कर कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो, ये क्या तरबियत की है मैंने तुम्हारी, तुम्हें कोई परवाह भी है कि नहीं। अरे वो लड़कियां तो खुश नसीब होती हैं जो शादी के फ़ौरन बाद इस दर्जे पर फाइज हो जाती है, वरना जानते भी हो अपने ख़ानदान में ही तुम्हारी कितनी मिसालें मौजूद हैं। शादी को सालों साल गुजर जाते हैं और औलाद की नेमत के लिए लोग दार बदार के धक्के खा रहे होते हैं। इससे तुम किस लहजे में बात कर रहे हो। बच्चे आएंगे तो तुम्हारे सुकून में इजाफा होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में रौनक आएगी। फिर फहमीदा बेगम को कहाँ पता था कि वो जिस सुकून की तलाश में है वो उसे बच्चों से नहीं बल्कि नूर से ही चाहिए। एक गहरी सांस खारिज करके फहमीदा बेगम चुप हुई थी, लेकिन अहमद गुस्से से घूर कर उसे ही देख रहा था। कहने लगा, सारा किया धरा तुम्हारा है ना, शाबाश, हर एक चीज़ को अपनी तरफ कर लो। मेरी माँ को भी तुम ही ने काबू कर लिया, मेरे ख़िलाफ़ सारा दिन यहाँ पर बैठकर इन्हें भड़काती रहती हो। इतनी मोहब्बत तो शौहर अपनी बीवियों से करते हैं ना, अरे वो तो उसके कदम धो कर पीती हैं और तुम यहाँ पर मेरी माँ को ही मेरे ख़िलाफ़ करती जा रही हो। अहमद कमरे से बाहर जा चुका था और वो उसके पीछे गई थी और कहने लगी, अहमद मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, प्लीज़ मेरी बात सुनो, 2 मिनट रुको तो सही। मगर अहमद गाड़ी में बैठकर बाहर जा चुका था। फहमीदा बेगम ने उसे पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। कहने लगी, दफ़ा करो इसे, पता नहीं इसके दिमाग में क्या खराफात चलती रहती हैं, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। वो एक बार फिर रोने लगी थी। उसे खौफ आ रहा था, न जाने रात के किस पहर अहमद वापस आएगा तो उसके साथ क्या सलूक करेगा। फहमीदा बेगम किसी तरह बस बहू के सामने अपने बेटे की तारीफ़ें करना चाहती थी। कहने लगी, बेटा फ़िक्र मत करो, बस लाडला है ना, मेरा अकलौता बेटा है, आज तक इसे हम सब से मोहब्बत ही बस मिली है। बस यही वजह है कि मेरा लाडला ऐसे रद्द अमल दे रहा है। जब तुम माँ बन जाओगे और गोद में बच्चा लिए इसके सामने होगी तो फिर देखना ये अपनी औलाद पर जान देगा। फहमीदा बेगम नूर को अहमद के बचपन की बातें बताने लगी तो उसका रवैया कुछ बेहतर हो चुका था। वो फ्रेश हो चुकी थी। दिल में ये सोचने लगी थी कि क्या वाकई अहमद को बच्चों को अपनाने के लिए वक्त चाहिए। वो कुछ अरसे तक ठीक हो जाएगा। उसकी तबीयत कुछ संभली तो उसने अपने हाथों से अहमद के लिए खाना बनाया। रात को खाने की मेज़ पर अहमद बैठा था, ना वो अपनी माँ की तरफ देख रहा था ना ही अपनी बीवी की तरफ। फहमीदा बेगम ने तो उसे अपने सीने से लगाकर थप्पड़ लगाने की माफ़ी मांग ली थी, लेकिन नूर को यूँ नज़रअंदाज कर रहा था जैसे कि वो उसके सामने मौजूद ही ना हो। इसके बावजूद नूर खुद को खुश रख रही थी। अपने बच्चे की खातिर रात को किचन समेटने के बाद उसने अपने और अहमद के लिए दूध गर्म करवाया। सोने से पहले फहमीदा बेगम चाय पीती थी। उनके कमरे में चाय भिजवाने के बाद वो गर्मा गर्म दूध ट्रे में रखे खुद ही कमरे में आ रही थी। जैसे ही दरवाजे को कोहनी की मदद से धकेलना चाहा तो वो लॉक था। नूर ने अहमद को आवाज़ दी कि अहमद दरवाज़ा खोलिए, मैं दूध लेकर आई हूँ। पहले तो वो कुछ ना बोला, फिर उसके बार बार कहने पर वो कहने लगा, तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पीना। नूर ने मजाक हंसकर जानबूझकर कहा कि अरे फहमीदा आंटी, आप देखिए ना, अहमद दरवाज़ा नहीं खोल रहा। इतना सुनना था कि अहमद झट से अपने बिस्तर से उठा और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ पर फहमीदा बेगम मौजूद नहीं थी, लेकिन नूर ने ज़ोरदार कहका लगाया था। वो कमरे में दाखिल हुई। इससे पहले कि अहमद को कुछ कहती, अहमद ने अगले पल गुस्से से उसके बाजू को झंझोड़ कर उसे गिरा चुका था। वो दर्द से बिलबिला उठी। इससे पहले कि वो चिल्लाती, अहमद ने उसके ऊपर हाथ रख कर कहने लगा, खबरदार, तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज़ निकली तो वो दर्द से चिल्लाती हुई खुद को छुड़वा रही थी। आंखों में पानी आ चुका था, लेकिन अहमद ने उसे धक्का मारकर कहा कि दफ़ा हो जाओ इस कमरे से। तुम मेरी बीवी बनकर इस कमरे में रहना ही नहीं चाहती, बल्कि बच्चा पैदा करने वाली मशीन, एक मोटी बद्दी औरत बनना चाहती हो तो जाओ, दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनता। अभी तक उसके हाथ और पेट पर दूध
گرنے سے جلن ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جا کر سامنے ریلنگ سے لگی۔ پیٹ میں درد کی شدید تکلیف ابھرنے لگی۔ ڈر سے وہ چلائی تھی۔ فہمیدہ بیگم جو بس نیم نیند میں تھی، بہو کے چلانے پر فوراً اٹھ بیٹھی۔ احمد نے اسے بازو سے جھنجھوڑ کر اندر لا کر بیڈ پر پٹکا تھا۔ کہنے لگا، خبردار جو تمہارے منہ سے میری ماں کے سامنے ایک بھی لفظ نکلا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں مر رہی، تم اتنی بھی نازک مت بنو۔ اسے جھڑک رہا تھا جب فہمیدہ بیگم کمرے میں آئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا؟ ٹھیک تو ہو تم؟ وہ پیٹ پکڑے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ احمد کو ایک بار پھر وہ کسی طرح کی شکایت کا موقع نہ دے۔ احمد کہنے لگا، کچھ نہیں امی، آپ بھی بلا وجہ اٹھ کر آ گئی۔ ٹھیک ہے، بس ہلکا سا درد ہو رہا تھا، میں نے دوا دے دیا، ٹھیک ہو جائے گی۔ فہمیدہ بیگم نے جب نور کو دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل سرخ لال ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ضبط کی انتہا پر ہو۔ اس کے قریب آئی اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، بیٹا کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ بتاؤ مجھے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اگر کہو تو میں تمہیں پاس یہیں پر تمہارے پاس سو جاتی ہوں۔ وہ بڑے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پوچھ رہی تھی، لیکن پیچھے کھڑا احمد ہاتھ کے اشارے سے اسے گھور کر کہہ رہا تھا کہ خبردار جو تم نے حامی بھری۔ تو وہ گہری سانس خارج کر کے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، نہیں نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں، آپ چاہیے۔ بلا وجہ اٹھ کر آ گئی، یہ تو بس ایسے ہی چکر سے آ گئے تھے اور دودھ کا گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ابھی احمد مرہم لگا دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے یہ الفاظ کہے تو فہمیدہ بیگم بھی وہاں سے جا چکی تھی، لیکن جانے سے پہلے اپنی نگرانی میں احمد سے اس کے ہاتھ پر مرہم ضرور لگوائی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں سے گئی تو اس نے اپنے ضبط کا دامن چھوڑ دیا، آنکھوں میں آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ کہنے لگی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے احمد، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ آپ کو میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ میں بھی آپ کی طرح جیتی جاگتی انسان ہوں، کیا آپ کو میری حالت پر رحم نہیں آتا؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ کو مجھ سے محبت ہے، آپ میری جدائی برداشت نہیں کر سکتے، وہی دوسری جانب آپ کا یہ رویہ، یہ محبت تو نہیں کہلاتی، یہ تو ہوس پرستی کہلاتی ہے۔ آپ صرف اور صرف میرے حسن سے محبت کرتے ہیں، میرے خد و خال سے محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو میرے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ احمد نے جب یہ سنا تو اگلے ہی پل اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے کہنے لگا، اب بس بھی کرو، کیا فلسفی لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تمہارے ساتھ شادی کر لی، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ ابھی سے یہ رونا دھونا مچا دیا ہے تم نے، ادھر دکھاؤ، زیادہ تو نہیں جل گیا ہاتھ؟ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب بیٹھ چکا تھا اور اگلی بار اس نے اس کے جلے ہوئے پیٹ پر بھی دوا لگانا شروع کر دی، جو ہلکا ہلکا سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، ابھی بھی درد کی ٹیس اسے پیٹ میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پیٹ کے اندر کوئی چیز کاٹ رہا ہو۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ لیکن بار بار اس کے منہ سے یہ سب سن کر اس نے دروازے سے ایک پین کلر نکال کر اسے کھانے کو دی۔ وہ منع بھی کرتی رہی کہ نہیں احمد، ایسی حالت میں اس طرح کی دوائی نہیں کھائی جاتی، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ لیکن احمد زبردستی اسے منہ میں دوا دے کر پانی پلا چکا تھا۔ کہنے لگا، بلا وجہ ہی ڈاکٹر نے تماشا بنا رکھا ہے، خود بیگ بھر کر جو دوا دیتے ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں دیتی، گھر سے کوئی دوا لے تو وہ یہ ہے وہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ دوا کا اثر فوراً ہوا تھا، کچھ دیر بعد ہی درد کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ احمد اس کے قریب لیٹ چکا تھا۔ کہنے لگا، اب تم کچھ بھی نہیں بولو گی، سمجھی؟ بیوی ہو تم میری، اور یہ کیا پیار محبت کے قصے چھیڑ رکھے تھے تم نے؟ یہ میری محبت ہی ہے نا جو میں تمہیں سونے نہیں دیتا، رات رات بھر جگائے رکھتا ہوں اور تم پر اپنی شدت لٹاتا ہوں۔ بتاؤ بھلا، اگر مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی، تم سے محبت نہ ہوتی تو کیا میں یوں تمہیں رات رات بھر جگا کر رکھتا؟ میں تو تمہیں منہ تک نہ لگاتا۔ کیا تم وہ شوہر نہیں دیکھے جو بیوی کے قریب آتے ہی اسے الجھن محسوس کرتے ہیں؟ ان سے آنے والی لہسن پیاز کی بدبو ان کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی اور وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہارے حسن پر فدا ہے۔ یہ سن کر نور کا دل سہم چکا تھا، وہ اس کی ہوس پرستی کو ہی محبت سمجھ کر خاموش ہو چکی تھی۔ پلیز احمد، ایسے مت کریں، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا، مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن احمد اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگا،
پلیز جان، صرف ایک بار مجھے اپنے پاس آ کر اپنی ساری تشنگی مٹانے دو۔ اس کے بعد میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں صرف اور صرف آج کی رات کے لیے۔ وہ جتنی بھی تکلیف ہوئی تھی اس نے ایک بار پھر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے باوجود وہ اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ احمد تو بس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اکتایا ہوا لہجے میں اس پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی تھی۔ کہنے لگی، پلیز بس کر دیجیے، مجھے چکر آ رہے، مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے موت دکھائی دے رہی۔ لیکن احمد اس سے چند لمحوں کی مہلت مانگتا ایک بار پھر اس میں کھو چکا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ دنیا سے بیگانہ اپنی آنکھیں مید چکی تھی۔ اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور وہ مسلسل اس کے منہ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، نہیں آنکھیں بند مت کرنا، ادھر میری طرف دیکھو نا، یہاں میرا ساتھ دو، ادھر دیکھو۔ ابھی وہ اسے بول رہا تھا لیکن وہ تو جیسے ہر چیز سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ احمد کو اس پر غصہ آ گیا۔ اگلے پل اس نے اس کے ساتھ ایسی سختی برتی کہ نور شگاف چیخ اس کے حلق سے نکل آئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان ہی لبوں پر آ چکی ہو۔ نفرت حقارت کیا ہوتی ہے اس وقت اسے اپنے شوہر سے محسوس ہو رہی تھی جب اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ کہہ رہا تھا، چپ، خبردار، مزید کوئی آواز اپنے حلق سے مت نکالنا۔ وہ درد سے دوہری ہو چکی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر تک جا رہی تھی۔ فہمیدہ دروازے پر دھڑا دھڑ دستک دے رہی تھی جب احمد نے اسے سختی سے تنبیہ کی کہ ماں کو کچھ مت بتانا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو نور درد کے مارے اٹھ کر اپنی ساس کے گلے لگنا چاہتی تھی لیکن جھٹ سے گر گئی۔ اسے یوں گرا دیکھ کر فہمیدہ فوراً آگے بڑھی۔ جس حالت میں وہ اس وقت تھی فہمیدہ بیگم بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس لڑکے کو کون سی حیرت دلائے کہ اسے عقل آ جائے۔ فوراً نور کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے نور کی حالت دیکھی تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، اس کی شادی کسی حیوان سے کروائی گئی ہے یا شیطان سے، کیونکہ وہ حیوان جیسا شیطان تو ہو سکتا ہے اگر انسان نہیں ہو۔ انسان یوں نہیں کرتے۔ یہ لڑکی کی حالت دیکھیے، ابھی سے 1 ہفتہ نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے اس کی شادی ایک جسم کے پجاری سے کروا دی ہے جس کے لیے صرف اور صرف عورت ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جسے جب اس کا من چاہے گا وہ اپنے منہ میں چبائے اور جب دل چاہے گا تھوک کر چلا جائے گا۔ ڈاکٹر کی پوری بات سن کر احمد کی ماں بے بس ہو۔ ڈاکٹر نے احمد کی ماں کو کہا کہ اپنے بیٹے کو کال کر کے اس کے مبارک دے دیں۔ جو ظلم اس نے اس بچی پر کیا ہے مزید اسے برداشت نہ کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ فہمیدہ بیگم کی عمر کی ایک عورت تھی اور اس طرح کے معاملات کی پیچیدگیاں اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ وہیں جب نور کو پتہ چلا کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی طبیعت کافی خراب تھی، بلڈ پریشر بار بار لو ہو رہا تھا۔ نور کی ماں بھی وہیں پر آ گئی۔ ساس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ اپنی ماں کو مت بتانا، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، اور وہ اپنے دل ہی دل میں یہ سوچ کر بے چین ہو رہی تھی کہ کیا کرے، ماں کو بھی کچھ نہ پتا۔ جیسے ہی اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھا تو گلے لگ کر روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ فہمیدہ بیگم ان کے سامنے اپنے ہاتھ دکھا کر کہنے لگی، رات کس طرح درندگی کا مظاہرہ کیا احمد نے اس کے ساتھ کیا۔ اس نے وہ حقیقت بتائی تھی دونوں ہی عورتوں کو۔ اس پر شدید غصہ آ چکا تھا۔ صفیہ بیگم نے تو گھر جا کر احمد کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کہنے لگی، مجھے تو شرم آتی ہے تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ جب تو چھوٹا سا تھا میں نے تجھے 9 ماہ تک اپنی کوکھ میں رکھا، کون کرتا ہے ایسی جیسی حرکت تو نے کی ہے۔ لیکن وہ فوراً خود کو بری جمع کرتے ہوئے کہنے لگا کہ امی جھوٹ بول رہی ہے، وہ آپ کو دیکھ کر وہ خود بیٹھ سی گری تھی، وہ خود ہی نہیں چاہتی تھی کہ ماں بنے، جان بوجھ کر ہی تماشے لگا رہی ہے۔ پھر فہمیدہ بیگم اس کے سینے پر مکے مار مار کر کہنے لگی کہ جھوٹ بولتا ہے تو، ارے میرے سامنے 24 گھنٹے رہتی ہے وہ لڑکی، میں اس کی عادت کو اچھے سے جان چکی ہوں، سارا کیا دھرا تیرا ہی تو ہے، ایسی بدبخت نکلا ہے جس نے ایک معصوم بچی کی زندگی برباد کر دی۔ اب خوش ہو جا، اپنی ماں کو ذلیل کروا کر دوبارہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا۔ تو جس کی قدر اس کی ماں اس کے سامنے روئی تھی اسے تھوڑی بہت شرمندگی تو ہو ہی چکی تھی۔ وہیں نور کی ماں اسے اپنے گھر لے گئی۔ نور کو سنبھلنے میں وقت لگا تھا۔ 1 ماہ تک وہ اپنے میکے میں ہی رہی۔ اس دوران ایک بار بھی اس نے احمد سے کال نہیں کی تھی۔ فہمیدہ بیگم نے اپنے بیٹے سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ کب آتا ہے، وہ کب جاتا ہے، انہیں کچھ علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی آخر کو ایک ماں تھی، اپنے بیٹے کے بکھرے بال
बड़ी हो शेव और उसे चुपचाप देखकर उन्हें उस पर तरस भी आने लगा था। वहीं अहमद रोता हुआ अपनी माँ के पास आकर बैठा, कहने लगा, अम्मी मैं सुधर चुका हूँ। जानती हैं मुझे किस बात ने सुधारा है? आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया। अपने हाथों से अपनी औलाद को मैंने ख़त्म किया। आज मेरा दोस्त मुझे खुशी खुशी बता रहा था कि वो बाप बनने वाला है। मेरे सामने उसने अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े ख़रीदे। इतनी खुशी से वो मुझे अपने ताज़ा सूरत के बारे में बता रहा था और मैं उसका चेहरा देख रहा था। अम्मी मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, बताएं ना मैं क्या करूं। मैंने इतना गलत किया नूर के साथ, मेरा रवैया बहुत बुरा रहा, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं। अम्मी, वो अपने माँ के सीने से लगे रोते हुए ये सब कुछ कह रहा था। फहमीदा बेगम ने भी उसे गले से लगाया। अगले रोज़ ही दोनों माँ बेटा नूर को लेने के लिए उसके घर पहुँच चुके थे। नूर तो गुमसुम सी एक तरफ बैठी हुई थी। उसे तो अहमद से खौफ आने लगा था। फहमीदा बेगम ने उसे यकीन दिलाया कि बेटा अहमद सचमुच बदल चुका है, उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। तुम हमारे साथ वापस चलो, देखना अब ये तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। नूर खाली ज़हन के साथ अपने सास और शौहर को देख रही थी और फिर अपने कमरे में चली गई। उसका तो यही मानना था कि वो कभी भी वापस उसके साथ नहीं जाएगी। नूर की माँ भी उसके पीछे आई। वही गहरी सांस खारिज करके अपनी माँ से कहने ही वाली थी जब उसकी माँ कहने लगी कि बेटा जो भी फैसला करना चाहती हो सोच समझ कर करना। ये बात ज़हन में रखना कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पर अगर लड़की की तरफ से गलत कदम उठाने में पहल की जाए तो उसके वालिदैन और बाकी बहन भाइयों के लिए कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता। अगर मर्द तलाक दे फिर भी औरत के वजूद पर दाग तो लग ही जाता है, लेकिन अगर औरत खुद मुंह से खुला के डिमांड करे तो जानती हो न ऐसी औरतों को ये मुआशरा सुकून से जीने नहीं देता। ये सुनकर नूर सर झुका चुकी थी। चाहती तो वो यही थी, वो उस शख्स से खुला की इख्तियार कर ले। उसने उस शख्स से आखिर उसके बदन में छोड़ा ही क्या था? सारे खसारे तो नूर के हिस्से में आए थे। जिस तरह उसने शौहर को लेकर अपने ज़हन में ख्यालात बना रखे थे वैसा कुछ भी अहमद में नहीं था। उसे तो नूर से मोहब्बत ही नहीं थी। अपनी और सास की बात सुनकर आखिरी बार उसने अपने शौहर को मौका देने का सोचा और सिर्फ अपनी सास की वजह से वो अहमद के साथ वापस उस घर में आई थी। उसे लगा था अहमद एक बार फिर उसके साथ वही सब कुछ करेगा जो उससे पहले भी करता था। कमरे में चुपचाप बैठी थी, सोच कर बैठी थी कि आज अगर अहमद ने उसके साथ इस तरह का कुछ भी किया तो वो उसके शौहर होने का ज़रा भी लिहाज नहीं करेगी। वो अंदर से भरी पड़ी थी, लेकिन अहमद कमरे में आया, उसे यूं बैठा देखकर उसके पास बैठ गया। नूर का हाथ अपने हाथ में थाम कर उस पर अपने लब रख दिए, फिर कहने लगा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे पछतावा है। तुम कहती थी ना मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे अब तुमसे बेतहाशा मोहब्बत महसूस हो रही है। तुम जब मुझे छोड़ कर गई थी तो मुझे लगा मेरी दुनिया उजड़ गई, लेकिन अब मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। नूर को अपने कानों पर यकीन ना आया कि ये सब कुछ अहमद बोल रहा है। अहमद कहने लगा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज बाहर डिनर के लिए जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव करेंगे, तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा। नूर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर अहमद के इसरार पर वो तैयार हो चुकी थी। पहले तो नूर को लगा ये सिर्फ एक दिन के लिए उसे बहलाने के लिए कर रहा है, मगर उसके बाद तो ये रोज़ का मामूल बन चुका था। वो अक्सर नूर के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता, उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता और नूर भी जैसे उस पर तवक्कुल सा करने लगी थी। एक आखिरी मौका अहमद को देने के लिए उसके साथ अपना रवैया बेहतर करने लगी थी। इस दौरान एक बार भी अहमद ने उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी, मगर रात को कभी सोए हुए भी उस पर अपना हाथ रख देता तो वो फ़ौरन होश में आते ही उससे दूर हो जाता है। अहमद ने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की थी, उसने बदल कर दिखाया भी था, लेकिन धीरे धीरे उसकी फितरत एक बार फिर वहीं पर आकर अटकने लगी। बार बार उसका ज़मीर उसे उकसाने लगा कि वो एक बार फिर कुछ ऐसी करे जिससे वो नूर से तस्कीन हासिल कर सके। इसके लिए अपने आप को सुधारना और मज़ीद ये मुनाफ़िक़त का लिबादा ओढ़ना आसान नहीं था। वहीं उसके दिल में औलाद की ख्वाहिश भी पनपने लगी, क्योंकि अपने हम उम्र कज़न और दोस्तों को जब अपने बाप बनने की खुशखबरी सुनाते देखता तो अंदर ही अंदर वो हसद करने लगा था। इस रोज़ जब वो घर आया तो नूर का चेहरा हाथ पकड़ कर कहने लगा, नूर मुझे लगता है तुम अब कदरे बेहतर हो चुकी हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो। मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। ये सुनकर नूर के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो कहने लगी कि आपने बहुत देर कर दी, डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। अब आपके लिए सिर्फ आपके इस्तेमाल का सामान बन कर रह चुकी हूँ, मुझसे माँ बनने की उम्मीद मत रखिए।
ये सुनकर अहमद का चेहरा उतर चुका था। कहने लगा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे औलाद चाहिए तो बस चाहिए। तुम अपना इलाज करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे औलाद पैदा करके दो, वो भी बेटा। नूर को उस वक्त उसकी ज़हनी हालत पर शुबा हुआ था। कैसा शख्स था, कभी औलाद की खातिर उसे अजियत से दो चार कर रहा था और कभी उसे हर हाल में औलाद मांग रहा था। इससे दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गया, मगर उस डॉक्टर का यही कहना था कि ये दोबारा कभी भी माँ नहीं बन सकती। अहमद के जहन पर ये बातें इस कदर ज़्यादा असरअंदाज हुई थी कि कुछ रोज़ तो वो खामोश रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका रवैया नूर के साथ बदलना शुरू हो गया। बात बात पर उससे लड़ता झगड़ता, उसे बांझ होने के ताने देता, यहाँ तक उस पर हाथ उठाने लगा था। फहमीदा बेगम तो दिन ब दिन घर के शोर शराबे से डिप्रेशन से बिस्तर पर जाकर लग गई थी। हर वक्त मुलाजिम उनका ख्याल रखती, कभी कभार कमरे से बाहर निकलती, वरना कमरे में रहती। एक रोज़ अहमद ने घर आकर ये खबर सुनाई कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मुझे तुम जैसी बंजर ज़मीन के साथ नहीं रहना। नूर का तो गुस्से से चेहरा सुर्ख हो चुका था। कहने लगा, ज़बान बंद रखो अपनी, तुम्हारी वजह से ही मैं इस हालत तक पहुँची हूँ, वरना मैं बिल्कुल सेहतमंद थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम जैसा मर्द जिसकी खातिर मैंने अपना आप गवा दिया, आज मुझे ऐसे कह रहा है। अहमद ने गुस्से में आकर उसी वक्त उसे तलाक दे दी। कहने लगा, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मैं दूसरी शादी करूंगा जो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत, वेल एजुकेटेड होगी और मुझे मेरा वारिस पैदा करके देगी। जैसे ही फहमीदा बेगम ने घर में घूमते ये अल्फाज सुने, उन्हें हार्ट अटैक आया था। नूर तो परेशान रोती रही, वापस अपने माँ बाप के पास पहुँच चुकी थी। वहीं फहमीदा बेगम की मौत की खबर अहमद पर बिजली बन कर गिरी। अपनी माँ के मरने के बाद उसने अपने दोस्त की मदद से एक लड़की का रिश्ता ढूंढा जो कि पढ़ी लिखी और मॉडल थी। बिलाशुबा वो नूर से ज़्यादा खूबसूरत थी। 3 माह बाद ही उसने उस लड़की से शादी कर ली, उसे बीवी बनाकर उसको घर में ले आया। उसके साथ भी वही सब कुछ होने लगा जो नूर के साथ किया करता था, मगर वो लड़की बहुत शातिर और चालाक किस्म की थी। बहाने से उसने अहमद का घर और जायदाद धीरे धीरे अपने नाम करवा दी। शादी के 4 माह बाद ही वो प्रेग्नेंट हुई तो अहमद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहने लगा, तुम मुझे वारिस ही पैदा करके देना। मगर ठीक 5 माह बाद जब उसे चेकअप करवाने के लिए लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि ये जुड़वा बच्चियों की माँ बनने वाली है। बेटियों का सुनकर तो अहमद आग बगोला हो चुका था। घर लाकर बेल्ट से आसमां को मारने लगा। कहने लगा, तुझे मैंने कहा था मुझे बेटा पैदा करके देना, ये बेटियां कहाँ से आ गईं। ज़बरदस्ती वो उसे दवा खिला रहा था और वो खाने से इनकार कर रही थी, लेकिन वो उसे दवा खिलाकर उसका बच्चा अब ज़ाया करवा चुका था। पहले तो इस तकलीफ़ की वजह से वो रोती रही, लेकिन दिल में अहमद की मोहब्बत हकारत में बदली तो वो भी उससे बदला लेने का सोच चुकी थी। अब भी वो हर रात उस पर यूं ही टूट पड़ता, उसका भी वही हाल करता जो नूर का किया करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। अक्सर अहमद घर आता तो आते ही सो जाया करता और कहता, मेरा आज तुम्हारे पास आने का मन नहीं है। वो हर रोज़ कोशिश करता कि अपनी बीवी के साथ रोमांस करे, लेकिन ये ख्वाहिश उसके अंदर से मिटती चली जा रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो बिल्कुल कमज़ोर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया, जबकि आसमां बहुत खूबसूरत और पहले से ज़्यादा पुरकशिश हो चुकी थी। अपनी हालत देखकर वो अक्सर चीखता चिल्लाता था। वो तो भरपूर मॉडल था, सिर्फ चंद महीनों में उसकी हालत नामर्दों जैसी क्यों हो चुकी थी। इस रोज़ वो व्हील चेयर पर बैठा सोच रहा था। 1 हफ्ता पहले ही ऑफिस से वापस आते हुए एक्सीडेंट का शिकार होकर अपनी टांगें तुड़वा चुका था। आसमां ने उसके करीब फर्श पर बैठकर अपने हाथ उसके सीने पर रखे और कॉलर के बटन बंद करते हुए कहने लगी, बहुत शौक था ना तुम्हें सारी रात ये सब कुछ करने का, बस जो जुल्म तुमने मुझ पर किया और अपनी साबिका बीवी पर किया, इसी की सज़ा है ये। मैंने तुम्हें ये कदम तो नूर को उठाना चाहिए था, मगर शायद उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जो तुम्हें बर्दाश्त करती रही। 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मासूम जानों को अपने हाथों से मारने की तुम्हें यही सज़ा दूंगी। सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ इस घर में रहकर तुम्हें ना मर्द पुकारूंगी ना पहनाऊंगी, क्योंकि तुम जैसे हैवान सिफ्त मर्द इसी काबिल होते हैं। ये कहकर अपने बाजू पर बैग लटकाए बाहर निकल आई थी, जबकि अहमद चिल्लाता हुआ व्हील चेयर से गिर चुका था। उसके लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर ये उसके साथ होना चाहिए था। उसने औरत को सिर्फ अपनी तस्कीन का सामान समझ लिया था। जैसे ही नूर की इद्दत पूरी हुई तो उसके लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। नूर का एक कज़न अरबाज, जो कि दुबई में तालीम हासिल करने के बाद बिजनेसमैन बन चुका था, जब से जवानी में कदम रखा तब से ही नूर पर फिदा हो चुका था। लेकिन अचानक नूर की होने वाली शादी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन जब उसे नूर की तलाक की खबर मिली तो वो पाकिस्तान आकर अपनी माँ और बड़ी बहन को रिश्ते के लिए भेज चुका था। नूर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब नूर की खाला बार बार वास्ते देने लगी तो उसने खुद अरबाज से मिलने का कहा। अरबाज के लिए तो आज भी वो बिल्कुल वैसी ही थी
اس نے ارباز کو مل کر ڈھکے چھپے الفاظوں میں ساری سچائی بتا دی، اور یہ بھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن اس کے باوجود ارباز نے اسے اپنا چکا تھا، صرف اور صرف اپنی ماں کی خاطر اس نے یہ شادی کی تھی۔ اسے لگا جیسے باقی مرد بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے احمد تھا، لیکن جس قدر عزت، محبت، اپنائیت ارباز نے اسے دی تھی، وہ تو جیسے اس کی محبت سے سرشار ہو کر رہ گئی تھی۔ شادی کے 8 ماہ بعد اچانک نور کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ارباز فوراً آفس سے گھر آیا۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ ماں بننے والی ہے۔ نور حیران تھی، باضابطہ ممکن کیسے تھا؟ اچھا کچھ نہیں۔ ڈاکٹر سے اس کے بارے میں بات کی تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ بعض دفعہ کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈاکٹرز بھی غلط پیشین گوئی کر دیتے ہیں، لیکن آپ پوری طرح سے صلاحیت سے محروم نہیں ہوئی تھی، بس یہی وجہ ہے کہ آج یہ خوشخبری آپ کے سامنے ہے۔ نور نے مسکراتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ ارباز کا ہاتھ پکڑے ہسپتال سے باہر نکل آئی۔